नमस्कार, प्राइम एट 4 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज बुलेटिन में क्या खास है, चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कौन कौन सी खबरें डिटेल में सामने रखने वाले हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो गई है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। किसे मौका मिला, किसका टिकट कटा, डिटेल में आज आगे आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस अब 360 एंगल घूमता हुआ नजर आ रहा है। मामला पेचीदा हो गया, लेकिन क्यों हुआ वो डिटेल में आगे आपके सामने होगा। इसके अलावा खबर ये भी होगी, नाबालिग के हाथों में गाड़ी की चाबी देने का अंजाम क्या हो सकता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही यूपी में अब कहां चला बाबा का बुलडोजर, वो खबर भी विस्तार से होगी। लेकिन सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां विश्वासनगर से सड़क हादसे की एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल से आपको बताते हैं, संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कल्की धाम के करीब ये अवैध निर्माण किया गया था। 3 महीने पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था। राजस्व विभाग ने बुलडोजर एक्शन की इस कार्रवाई इसके बाद की है। संभल जनपद में सरकारी जमीन पर बनी एक और मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त किया। ये मस्जिद संभल जनपद के चौड़ा कंबोह गांव में उसी कल्की धाम स्थल से सटी हुई थी, जिसका शिलान्यास 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 3 महीने पहले प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया था कि उन्होंने मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर किया, इसके लिए वो निर्माण को तोड़ दें। लेकिन प्रशासन के नोटिस के बावजूद मस्जिद का निर्माण जब कमेटी ने नहीं तोड़ा, तो आज राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम्स ने यहां बुलडोजर एक्शन लिया है। संभल जनपद में सरकारी जमीन पर बनी एक और मस्जिद को ध्वस्त करने का काम प्रशासन के बुलडोजर ने शुरू किया है। यह मस्जिद संभल के ऐचोड़ा कंबो गांव में है। आप देख सकते हैं बुलडोजर कार्रवाई से मस्जिद को तोड़ने का काम किया जा रहा है। 3 माह पहले प्रशासन ने इस जमीन को सरकारी जमीन घोषित करके मस्जिद के अवैध निर्माण को मस्जिद कमेटी से खुद हटा लेने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद का निर्माण नहीं हटाया गया। कई बार प्रशासन ने चेतावनी दी, इसके बाद भी मस्जिद का निर्माण नहीं हटाया गया। तब उसके बाद आज प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। और बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद जहाँ पर बनी है वह जगह संभल के कल्की धाम से बिल्कुल सटी हुई यह मस्जिद थी। ये पीछे मिट्टी का ढेर जो आप देखते हैं, ये कल्की धाम निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी है। और बस सड़क बीच में है, सड़क के इस तरफ कल्की धाम का निर्माण किया जा रहा है। वही कल्की धाम जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आप देख सकते हैं कि पीछे कल्की धाम निर्माण के पत्थर हैं और उसके बराबर में ये मस्जिद है जिसको ध्वस्त करने का काम अब बुलडोजर के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कई बार कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये निर्माण नहीं हटाया गया तो मजबूरी में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। भीष्म सिंहदेव, वर्ल्ड टाइम्स, नव भारत, संभल। अब अगली खबर बेचा करता था। इस मामले में पुलिस ने एक हाईटेक इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया, जो कि अलायंस में काम करता था। शहर में लगातार हो रही मोबाइल फोन की चोरी से परेशान सूरत पुलिस कई दिनों से इस रैकेट के पीछे लगी थी। और जब इस चोरी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने इस शातिर गैंग से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 263 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्विलांस और खुफिया जानकारी जुटाई थी, जिसके बाद वो इन लोगों तक पहुंच पाई। वो दोनों यहाँ से जो भीड़भाड़ वाली जगह होती है, BRTS है, नवरात्रि का त्योहार आया था, गणेश जी का त्योहार आया था, उन सभी जगह पे जहाँ पे भीड़भाड़ ज्यादा रहती है वहाँ पे जाके वो इस तरह से मोबाइल की चोरी करते थे। और अलग अलग जो बाजार रहती है जहाँ पे सेकंड हैंड चीजें मिलती है वहाँ पे वो उनकी बिक्री करते थे। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस रैकेट में हाईटेक इंजीनियर भी शामिल थे। धीरज रविंद्रनाथ नाम का ये इंजीनियर एक निजी एयरलाइंस कंपनी में प्लेन के टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था। गैंग जो भी फोन चोरी करके लाता था उसके पार्ट्स अलग कर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचता था। इतना ही नहीं, धीरज रविंद्रनाथ गैंग के लाए चोरी के मोबाइल फोन को ठीक भी करता था। वो इंजीनियर थे तो उनको जो ऑनलाइन जो टूल्स थे या जो कंपनी से खरीदने हैं डिफरेंट टूल्स वो उन्होंने परचेज किया था। उनके बेसिस पे उन्होंने सेम FW टूल्स जो है या 3U टूल्स है, जो भी उनको लैपटॉप में से इंफॉर्मेशन मिली है, वो सब टूल्स को यूज करके वो अनलॉक करते थे। उनके जो डिफरेंट पार्ट्स है मोबाइल के या मदरबोर्ड है, सबको अलग करके जिस तरह से सेकंड हैंड मार्केट रहता है वहाँ जो डिमांड रहती है वहाँ पे वो बेचते थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि गैंग ने एक हाईटेक मशीन भी खरीद रखी थी, जो एप्पल जैसी कंपनी के फोन के लॉक और IMEI नंबर भी बदल देती थी। इतना ही नहीं, पकड़े न जाएं इसलिए वो फोन के पार्ट्स को अलग अलग करने के बाद उन्हें बाजार में बेचते थे।
बीएमसी चुनावों से पहले मुंबई में सियासत गर्मा गई। आज मुंबई के कई इलाकों में आई लव देवा भाऊ और यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर के साथ पोस्टर देखे गए। ये पोस्टर मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी और विक्रोली इलाके में लगे हुए थे। शिवसेना के नेताओं के इलाके में भी इस तरह के पोस्टर लगे हुए थे, जिसके बाद आनंद फानन में बीएमसी की टीम्स पहुंची। इन पोस्टर्स को निकाला गया, लेकिन इस पोस्टर वॉर ने बीएमसी चुनावों का एक तरह से शंखनाद कर दिया है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है और अब जो है मुंबई में पोस्टर लग रहे हैं आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा। पोस्टर में जो है बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाई गई है और आई लव देवा भाऊ लिखा गया है। तो वहीं कई सारी जगहों पर जो है आई लव बुलडोजर बाबा के भी पोस्टर लगे हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो है वो देखी जा सकती है। ये जो पोस्टर्स हैं ये मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, विक्रोली समेत कई इलाकों में लगे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स कई ठिकानों पर लगे थे और आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स जो है गाड़ियों पर चिपकाए गए थे, जिसके बाद आई लव महादेव का जो ट्रेंड है वो आया था और अब यहाँ पर जो है आई लव देवा भाऊ बैनर जो है हटा गए हैं। आप बीएमसी से? बीएमसी से। ये बाकी जो पोस्टर्स है वो भी हटाए हैं आपकी, खाली ये देवा भाऊ और बुलडोजर बाबा वाला है? सब लेकिन वहाँ तो बहुत सारे लगे हुए हैं अभी आपके MIDC में, दुर्गानगर में, ठीक है, पंजाब में, वो नहीं हटा गया आप? अलग अलग पॉलिटिकल जो लगे वो हटा नहीं गए। तो आपने देखा कि भाई साहब बाकी वाले क्यों नहीं हटा गए? सब हटाए, सब चलिए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ, चल रहे हैं। आगे कॉर्नर पे खड़े और चार्ज लगे। और आगे आपको बताएंगे सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में क्या है नया ट्विस्ट। लेकिन उससे पहले देखिए गाजियाबाद में चेन स्नैचर्स पर क्या हुआ एक्शन। गाजियाबाद में पुलिस ने महिलाओं की चेन लूटने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैर में गोलियां लगी। आरोपी पारस पर लूटपाट और चेन स्नैचिंग के 1.5 दर्जन से अधिक केस दिल्ली NCR में दर्ज हैं। आरोपी से अवैध 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। दिवाली से पहले बरेली में अवैध पटाखों के कारोबारियों पर बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। बरेली के शाही इलाके में हुए एक्शन में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जो गुपचुप तरीके से पटाखे बनाने और बेचने का काम करता था। यूपी के बलिया में पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी अशोक यादव उर्फ मुन्ना पर 25,000 रुपए का इनाम था। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी काउंटर फायर किया, जिसमें आरोपी घायल हो गया। झारखंड के धनबाद में पुलिस और मांझी गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद गैंग के सरगना भानु उर्फ जितेंद्र मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जितेंद्र को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। भानु मांझी उर्फ जितेंद्र मांझी पर धनबाद, जमशेदपुर सहित कई जिलों में कई केस दर्ज हैं और वो गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए भी काम करता है। यूपी के बुलंदशहर की पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान गोली लगने से आरोपी घायल भी हो गया। हत्या के आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आरोपी ने 24 घंटे पहले अलौदा जागीर में पेचकस से गोदकर दोस्त की हत्या कर दी थी। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस बीच आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमला बोला और साथ ही कहा कि सैनी सरकार तमाशा बंद करे, आरोपी अफसरों पर कार्रवाई करे। राहुल गांधी ने कहा कि परिवार पर सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, जो कि दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का अपमान है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से भी मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। तो मेरा मैसेज है एज LOP टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए।
अब वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए 7 दिन हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जिम्मेदार अफसरों की गिरफ्तारी पर मांग पर परिवार अभी अड़ा हुआ है। SC/ST एक्ट के तहत सख्त धाराएं लगाने की मांग की गई है। सुसाइड केस में 14 अधिकारियों पर आरोप है। सीएम सैनी ने एक्शन का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी हुई नहीं है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि आरोपी एसपी को भी पद से हटाया गया है। इसके अलावा SIT सुसाइड केस की जांच कर रही है, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग SIT की जांच रिपोर्ट से खुश नहीं है। FIR में आरोपियों के नाम नहीं होने से आयोग नाराज है और आरोपियों के नाम दर्ज करने, अरेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। देखो जी, ललिता कुमारी वर्सी स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ यूपी या बिहार या यूपी चेक कर लेना। ललिता कुमारी का उत्तर है ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ मतलब SP ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। वहीं आज IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया। हरियाणा के रोहतक में एक SI संदीप कुमार ने वाई पूरन कुमार और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली। SI संदीप कुमार रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे। उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर वाई पूरन कुमार उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए और फिर गोली मारकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले 3 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है और वाई पूरन कुमार और उनके परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए उनके परिवार के खिलाफ जांच की मांग की है। संदीप कुमार का आरोप है कि वाई पूरन कुमार ने जातिवाद का सहारा लेकर पूरे सिस्टम को हाईजैक किया था। साथ ही कहा कि वो निष्पक्ष जांच के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं। नवभारत संदीप कुमार के वीडियो और सुसाइड नोट की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है। आदमी की लुगाई भी जेड़ा मंगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। मेरी बात सच्चाई है और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में और भाई हमारी देश की जनता आहुति पे जागे भाई। कोई बात ना भाई। इस बीच आत्महत्या और आरोपों पर SP रोहतक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती ASI था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। अब खबर यूपी के गोरखपुर से एक दिल दिलाने वाली घटना यहां सामने आई है। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में एक पोती ने अपनी दादी के तानों से परेशान होकर उनका गला रेत दिया। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड को छिपाने के लिए आरोपी लड़की की मां ने भी है। इसके अलावा पहली लिस्ट में बीजेपी ने 9 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल किए। इसके अलावा रामकृपाल यादव को भी विधानसभा चुनाव में सीट मिली है। 9 महिलाओं के नाम पहली लिस्ट में शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट आज जारी की। 71 उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल है। 9 महिलाएं हैं और कई साथ ही बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में बिहार है। बीजेपी के कई मौजूदा मंत्रियों और बड़े चेहरों के नाम है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है सम्राट चौधरी का, जिन्हें तारापुर से टिकट मिला है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा है, उन्हें लखीसराय से, और साथ ही तारकिशोर प्रसाद को कटिहार से टिकट मिला है। प्रेम कुमार को गया शहर से मिला है, तो मंगल पांडे को सिवान की सीट से उतारा जा रहा है। वहीं कृष्ण कुमार ऋषि को बनमनखी से मिला है टिकट और साथ ही राम नारायण
मंडल को बांका सीट से उतारा गया है। वहीं साथ में नितिन नवीन को बांकीपुर से टिकट मिला है और रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया है। तो कुल 71 उम्मीदवारों के नाम है जो पहली लिस्ट जारी हुई है और ये तमाम वो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं बिहार बीजेपी के जिन्हें पहली लिस्ट में ही जगह मिली है। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं के भी नाम शामिल हैं। अब आपको वो भी आगे बताएंगे कि कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिन्हें पहली लिस्ट में जगह मिली है। तो पहला नाम है रेणु देवी का, उन्हें बेतिया से टिकट मिला है। जबकि गायत्री देवी को परिहार, तो देवंती यादव को नरपतगंज से टिकट दिया गया है। साथ ही स्वीटी सिंह को किशनगंज, निशा सिंह को प्राणपुर से और कविता देवी को कोढ़ा से टिकट दिया गया है। रमा निषाद को औराई, अरुणा देवी को वारसलीगंज से टिकट मिला है। तो श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दिया गया है। तो कुल 9 महिलाएं हैं जिन्हें की पहली लिस्ट में जगह दी गई है, पहली लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया है। वैसे अक्सर ही चर्चा में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जेडीयू की लिस्ट जारी होने से पहले ही गोपाल मंडल पटना में नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों उन्होंने हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर बैठे रहे। दरअसल इस बात की अटकलें हैं कि भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट सकता है, जिसके बाद विधायक जी अपने लाभ लश्कर यानी समर्थकों के साथ पहुंचे और नीतीश कुमार से जब मिलने का वक्त नहीं मिला तो गेट के सामने जमीन पर बैठ गए। समर्थकों का कहना है कि जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो जाता वापस नहीं आएंगे। इस वजह से वहां जमकर सियासी ड्रामा हुआ। वो गोपाल मंडल जी विधायक स्वस्थ हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री के चहेते हैं। संजोग भाई की मुलाकात में हो रही है, मुलाकात हो जाएगी, इसके बाद हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। 1000 आदमी हम लोग 1000। हाँ, मुलाकात के बाद निकलेंगे। बात गुजरात की, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कई बड़े चेहरों को जगह मिलेगी, जबकि कुछ पुराने चेहरों का पत्ता कटने वाला है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगले 1 या 2 दिन में यानी कि दिवाली से पहले ही कैबिनेट का विस्तार होगा। यानी कुछ चेहरों की दिवाली मनेगी तो कुछ चेहरों की दिवाली जो है वो बेरंग हो सकती है। 16 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जबकि मौजूदा 8 से 10 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। यानी मंत्रिमंडल का आकार मौजूदा मंत्रिमंडल से बड़ा होगा, जिसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। और चलिए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें गुजरात में मंत्री पद मिलने वाले हैं। इनमें से चलिए बड़े नाम कौन कौन से बताते हैं। तो सीजे चावड़ा जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो शामिल हो सकते हैं। शंकर भाई चौधरी जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है। अल्पेश ठाकुर का नाम भी इसमें शामिल है और साथ ही अर्जुन मोढवाडिया भी जो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इसके अलावा जीतू वाघानी और साथ ही रिबाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। यानी कि ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। आगे आपको दिखाएंगे देवास में कार हादसे की चौंकाने वाली तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बिहार में जल्द ही चुनाव प्रचार करने वाली हैं। सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता भी बिहार में अलग अलग चरण में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ को पूर्णिया और किशनगंज की कमान सौंप दी गई है, जबकि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद को सिवान का जिम्मा मिला है। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले बुर्का पहनने महिला की जांच का विरोध किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, जबकि चुनाव में पारदर्शिता जरूरी है। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खरगे ने एक बार फिर से सरकारी स्थानों पर आरएसएस गतिविधियों को बैन करने की मांग को दोहराया है। प्रियंक खरगे ने कहा कि कर्नाटक में संविधान का मॉडल है और जो लोग लाठी लेकर मार्च कर रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए और अगर करना है तो अपने घर में करिए। बिहार के भागलपुर से सांसद अजय कुमार मंडल ने नाराज होकर नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और इस्तीफे की धमकी दे दी है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि टिकट बंटवारे में उनसे किसी तरह की सलाह नहीं ली गई, इसलिए उनका सांसद बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है, इसलिए संसद परिषद से त्यागपत्र देने की इजाजत दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। संघ प्रमुख आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक के अलावा कल सुबह पूज्य आचार्य महाशरण जी से मुलाकात भी करने वाले हैं और प्रवचन भी सुनने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख 16 अक्टूबर तक अहमदाबाद में रहेंगे। नाबालिग को कार की चाबी देना कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास से सामने आई। यहाँ पर कार
चला रहे एक नाबालिग ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर सामने के घर को जोरदार टक्कर से गिरा दिया। दरअसल बच्चे से कार मुड़ते समय कंट्रोल नहीं हुई, बेकाबू हो गई। इस दौरान पहले तो उसने बाइक को